हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो आपका एसएससी सीएचएसएल का मेंस है उसकी कल आंसर की आ गई थी। तो आज मैं आपके सामने पूरा एग्जैक्ट जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेकर आया हूँ। इसका फटाफट से हम सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ठीक है। और तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ कि जो मैं वीडियो करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे तुम देखा करो। और तुम यकीन नहीं मानोगे, ये 30 के 30 सवाल ऐसे हैं, प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी सवाल हैं तो जो मैंने पहले क्लासेस में पढ़ा चुका मैं ऑफलाइन में, ठीक है, और जो बाकी मैं ऑनलाइन में करा चुका, तो तुम एक बार इस पेपर को देखना और फिर वापस जाकर जो मैंने वीडियोस करा रखे हैं उसमें देखना। तुम्हें बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, सिर्फ वैल्यू में क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें कोई भी नया सवाल पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। तो पेपर भाई बिल्कुल आसान आया है, 30 के 30 सवाल डुएबल थे। 100% एक्यूरेसी के साथ सारे सवाल किए जा सकते थे। ठीक है। और इसमें कोई प्रेशर वाली बात भी नहीं थी कि चलो एक सवाल छोड़ दो प्रोबेबिलिटी वाला, इसके अलावा जो भी सारे सवाल थे वो बिल्कुल खत्म थे। ठीक है। तो ऐसा ही पेपर तुम्हें आगे भी देखने को मिलेगा, एक या दो सवाल ऐसा हो सकता है जो कि बहुत अच्छा आ जाए पेपर में। इसके अलावा बाकी 28 29 सवाल पे तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए कि वो तुम पूरे के पूरे एग्जैक्ट कर पाओ। ठीक है। और वही तुम्हारा स्कोर काफ़ी बूस्ट करके ले जाए। तो बस मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं कहता हूँ तुम्हें, बस ये कहता हूँ कि वीडियो अच्छे से देख लो। अब रिजल्ट तुम्हारे सामने है, इस पेपर को देख लेना और जो मैंने वीडियोज़ में तुम्हें क्वेश्चन करा रखे हैं वो जाके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा क्या असलियत है। ठीक है। चलो अब फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। ए एंड बी जॉइंटली स्टार्ट है बिजनेस। पार्टनरशिप की एक क्लास करा रखी है, उसे कोई पढ़ के चला जाएगा तो ये सवाल आराम से उड़ा देगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी ने स्टार्ट किया बिजनेस। जो ए का इन्वेस्टमेंट है ना वो 7 = 7 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, ए का इन्वेस्टमेंट 7 गुना है बी के इन्वेस्टमेंट का। अगर बी का इन्वेस्टमेंट 1 है तो ए का कितना होगा, 7। इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है। फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर बताना है। जो टोटल प्रॉफिट है आपका वो कितना है, 2,75,000। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, 2,75,000। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है, टाइम का कुछ दिया नहीं, तो यानी कि ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही किसका रेशो होगा, प्रॉफिट का रेशो होगा। तो टोटल कितना ही है, 7 और 1 8, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2,75,000। हमें किसका प्रॉफिट बताना है, ए का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 275,000 और ए कितना था, 7 7 यूनिट की वैल्यू में बतानी है इंटू 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख सकते हो कितना आसान सवाल था। अब फटाफट कैलकुलेशन कर लो, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 49 और 3 = 52, 7 × 21 और 5 = 26, 7 × 4 = 28, 28 और 2 = 29, 28 और 2 = 30। ठीक है, 7 दूनी 7 × 3 = 21, 21 और 3 = 24, तो 240,625, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अगला देखो, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ए सिटी इज 2%। एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, पूरे साल में 2% का क्या होता है, ग्रोथ होती है किसी भी शहर में। अगर पॉपुलेशन 2020 में 1,50,000 थी, तो बताओ 2023 में पॉपुलेशन क्या होगी। कितना आसान सवाल है। 2020 में कितनी है, 1,50,000। तुम्हारे से पूछे 2023 में कितनी हो, तो हर साल कितना ग्रोथ हो रहा है, 2% का। तो टोटल कितने साल है, ये 3 साल है, और हर साल कितने का होगा, 2-2% का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ये क्या सक्सेसिव नहीं है, 2% 2% 2%। बताओ। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम चेंज निकाल लो, टोटल चेंज कितना होगा। ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम। तो सक्सेसिव चेंज निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, A + B + AB/100, है ना। तो पहले 2 में लगाओ, 2 और 2 4, प्लस 2 दूनी 4/100, यानी कि कितना हो गया, 1/25। 1/25 कितना होगा भाई, 0.04, 4.04%, ये पहले से आ गया। अब 1-2% और था, फिर उसमें लगाओ 4.04 + 2, 4.04 × 2/100, तो ये कितना आ गया, 6.04 प्लस ये कितना हो जाएगा, 8.08/100। तो कुल मिला के जो आएगा 6.04 प्लस 0.0808, तो जो एक्चुअल में आ गया 6.1208, इतने परसेंट आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी।
आई बात समझ में? तो बस 1.5 लाख का आप 6.1208% निकाल दो। 1,50,000 का 6.1208 को रहने दो, 6.2% निकाल देंगे। देखो इंटू 6 करोगे, 15×6 = 90, तो ये तो 9,000 आ जाएगा। और फिर 0.12 अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, लगभग 180। तो जब इसका 6.12% निकाला हमने तो कितना आ गया, लगभग 9,180 आ गया। आगे का हमने 0.08 छोड़ दिया था। अब देखो 1,50,000 तो थी, इतनी बढ़ गई, तो इसमें ऐड कर दो, यानी कि 159,180, 159,180। ये तो ऑप्शन सब छोटे हैं, तो ये आपका आंसर हो गया अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने 0.08 छोड़ दिया था तो उसका 1 और आ गया यहाँ पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो कितना आसान सवाल था। या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 1,50,000 हर साल कितनी बढ़ रही है, 2%, तो यानी कि 102/100 हुई होगी। और ऐसा कितनी बार हुआ होगा, 3 बार हुआ होगा, यानी कि 102/100 इंटू 102/100। तो आप इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हो। ठीक है, जीरो जीरो हटा लेना, कैलकुलेशन करके तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की। रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशो 2:1। जो दो सिलेंडर हैं उनकी रेडियस का रेशो कितना दे रखा है, 2:1। और जो उनकी हाइट्स है उनका रेशो दे रखा है 5। ये तुम्हें जब पहली मेंस्ट्रुएशन क्लास स्टार्ट करवाई थी, पहली दूसरी क्लास में आ जाता है ये सारी चीजें। तो क्या बताना है, रेशो ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ सिलेंडर की कितनी होती है, πr²h। तो पाई तो कट जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म में, यानी कि वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रही है, R1 का स्क्वायर H1, R2 का स्क्वायर H2, इस पर डिपेंड कर रही है। R1/R2 का रेशो तुम्हें पता है कितना, 2/1। तो 2/1 का स्क्वायर, और H1 H2 का रेशो कितना है, 5/2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आपका 4×5 = 20, 20/2 10, 10/1। तो जो वॉल्यूम का रेशो है वो कितना आ जाएगा, 10 रेशो। चुटकियों में करने वाला सवाल, ठीक है, 30 सेकंड में, 20 सेकंड में हो जाएगा। अगला देखो कि ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का खत्म सवाल बिल्कुल। ये तुम्हें करा रखा, साइन ए कितना, 8/17। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एरिया हाइपोटेन्यूज एरिया। 8, 15, 17 का क्या होता है, ट्रिपलेट। आई बात समझ में? अब तुम्हें क्या बताना है, कोटे प्लस सेक ए, कोटे प्लस सेक ए। कोटे क्या होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 15/8। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 17/15। तो एलसीएम जो आपका कितना आ गया, 120। 15 से 15 के मल्टीप्लाई करोगे 225, और 17 8 आपका कितना होगा, 136। ठीक है, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, और 2 और 1 3, 361/120। तो 3 सही, 1/120 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान सवाल है, बस तुम्हें पता होना चाहिए साइन है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो तुम आराम से ट्रायंगल बनाओ, तीसरी साइड निकाल दो, और ये वाली निकाल सकते हो। और ये पेपर में हर बार, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, पेपर में हर बार आता है। बच्चे कहते हैं सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती, मैं स्किप कर दूं। अरे भाई ये पढ़ लो तुम, ये रटनी है तुम्हें चीजें। साइन है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर तुम्हें ट्रायंगल पता सारा, तो तुम कोट ए प्लस एक को जोड़ नहीं सकते। इतना ही तो काम करना है भाई, तो थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, समझने की कोशिश करो चीजों को। अगला देखो, इन ए 1200 मीटर सर्कुलर रेस। भाई एक कोई 1200 मीटर की सर्कुलर रेस है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ खत्म हो जाए। ए और बी सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं, सेम पोजीशन से। मान लो ए और बी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है, ए की तरफ दौड़ रहे हैं। ये भी इधर दौड़ रहा है और ये भी इधर दौड़ रहा है। जो ए की स्पीड है वो है 18, जो बी की स्पीड है वो कितनी है, 27। तो बताओ कितनी समय बाद वे आपस में मिलेंगे पहली बार ट्रैक पर। ठीक है, अब यानी कि रिलेटिव स्पीड का सवाल हो गया। अब मेरे प्यारे भाई समय पूछा तुम्हारे से, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सीधा सा कुछ नहीं करना तुम्हें, बस फॉर्मूला लगाना। डिस्टेंस कितने मीटर की रेस थी, ये 1200 मीटर की। ठीक है, स्पीड, अब बताओ ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 18 में से 27 गए, कितना बचेगा, 9। अब देखो ये तो 1200 मीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई, चेंज करने के लिए। बताओ क्लियर है क्या, 9 से कितनी बार, 2 बार। 5 से 5 दूनी 10, 240, यानी कि कितना आ गया, 480 सेकंड आ गया। तो भाई ये वो समय है जब ये पहली बार ट्रैक पर मिलेंगे। तो 480 सेकंड बाद क्या है, ये ट्रैक पर मिलेंगे। तो देखो कितना बेसिक सा सवाल है, सीधा ये पेपर में तुम्हारा पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट करवा दूंगा, सबसे कम टाइम में सबसे अच्छा सॉल्यूशन। ठीक है, इन वोट रेशो शुड राइस कॉस्टिंग इतने पर किलोग्राम टू बी मिक्सड विद राइस कॉस्टिंग इतने पर किलोग्राम टू गेट एवरेज प्राइस ऑफ 64। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में चले जाना। ठीक है, वहां ये सवाल तुम्हें जू का तू करवा रखा है। भाई एक चावल है 67.5 रुपये किलो। ठीक है,
और दूसरा चावल है कितना, 60 रुपये पर किलोग्राम। इन दोनों को मिलाया गया और बेचा गया किस पर, 64 रुपये पर किलोग्राम के एवरेज प्राइस पर। मैंने तुम्हें बता रखा था जब तुम्हें दोनों प्राइस दे रखे हो, जिन दोनों को मिलाएगा और उसका एवरेज दे रखा हो, कुछ नहीं करना तुम्हें, क्या करना, सिर्फ एलिगेशन का मेथड लगाना है, सब्ट्रैक्ट करके रेशो लिखना है। यहाँ कितना आ जाएगा, 3.5। जब इसे घटाओगे कितना आएगा, 4। बस ये रेशो ही आपका क्या है, जिस रेशो में इनको मिलाया गया। तो ये हो गया 40, यहाँ से पॉइंट हटाओ 35, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35। तो आंसर कितना आ गया आपका, 8:7, ऑप्शन नंबर 2। देख रहे हो कितने आसान सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं, मतलब 10-10, 15-15 सेकंड के सवाल है। 5-6 सवाल को छोड़ के सारे इतने ही सेकंड के सवाल थे। अगला देखो, 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फ़ोन, 10 रेफ्रिजरेटर प्लस 4 मोबाइल फ़ोन, इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 2,10,000। ठीक है भाई। जबकि 6 रेफ्रिजरेटर प्लस 2 मोबाइल फ़ोन, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,22,000। बताओ, ये तुम्हें दे रखी एक इक्वेशन, ये दे रखी एक इक्वेशन, ये दे रखी। तो बताओ एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी होगी। यानी कि हमें रेफ्रिजरेटर और मोबाइल फ़ोन की कीमत निकालनी है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व नहीं कर सकते। बताओ क्या करोगे, इसे इक्वेशन को ऊपर जैसी बना लो। देखो 4 मोबाइल फ़ोन है तो मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन में से 4 मोबाइल फ़ोन बना लूंगा और फिर घटा दो। तो आराम से, बस इक्वेशन थी, सोल्व करनी थी। ये देखो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2r। ये तो खत्म ही हो जाएगा, 2 दूनी 4। और ये 122 का हो जाएगा कितना, 244। 244 में से जब 210 जाएगा तो कितना बचेगा, 244 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 34,000। तो ये आ गया मेरे भाई। तो जो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट है वो कितनी आ गई, 17,000। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, रेफ्रिजरेटर आ गया 17,000। देखो 17,000 अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 17,000 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 1,70,000। ये इधर जाएगा माइनस में, कितना आ गया, 40,000। यानी कि 4 मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी आ गई, 40,000। तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी आ गई, 10,000। खत्म। रेफ्रिजरेटर की प्राइस पता चली, मोबाइल की हमें किसकी बतानी थी, रेफ्रिजरेटर प्लस 2 मोबाइल की। रेफ्रिजरेटर की कितनी, 17,000, 2 मोबाइल की कितनी, 20,000। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 37,000। 30 सेकंड का सवाल। आई बात समझ में, देखो कितना आसान आ रहा है। अब अगला देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। भाई स्टैटिस्टिक्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, पर पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है, जल्दी। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। देखो स्टैटिस्टिक्स में मीडियन पूछा गया है। जब भी मीडियन में रो वाला सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। और फिर जो बिल्कुल मिडिल टर्म होती है वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। क्लियर है बात सभी को। अब देखो, जैसे ये था, सबसे पहले इसे करो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा इसमें कौन है, 12.3। फिर कौन है, 13.5। ठीक है, 1 2। फिर इसके बाद आपका सबसे छोटी 114.1। फिर उसके बाद है आपका कौन, 116.6। ठीक है। और फिर इसके बाद है जी 118.7। और फिर आपका 121.3। मैं एक बार सारा लिख के दिखा रहा, वरना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो मैं समझा रहा हूँ जिसने पहली बार जो पढ़ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी टर्म है, 8 टर्म्स है तुम्हारी। हमने इन्हें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, छोटे से बढ़ते हुए क्रम की तरफ। ठीक है। अब हमें बिल्कुल बीच वाली टर्म चाहिए। अब 8 टर्म में तो तुम बिल्कुल बीच में नहीं निकाल पाने के भाई। अगर मान लो 5 टर्म है तो 2 इधर 2 इधर, सर जी ये होगी बीच वाली टर्म। अब लेकिन मान लो 6 टर्म है, 3 4 5 6, तो इसमें 3 3 बीच में कुछ बचने का ही नहीं। यानी कि इसमें 2 ये हटाओ, 2 हटाओ, जो 2 बीच की होंगी बिल्कुल, उनका औसत ही हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। तो देखो यहाँ पे 8 थी तो 3 ये हटा दो, 3 ये हटा दो, बीच की ये दोनों टर्म है। तो इन दोनों टर्म का एवरेज ही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। आई बात समझ में, बिल्कुल बीच में तो यही होगा इनके। भाई हमें इन सब के बीच में चाहिए, तो इनका बीच कब आएगा, जब इन दोनों का क्या निकालोगे तुम, एवरेज। तो 7 और 6 13, 8 और 6 14 और 1 15, 2 और 1 3 और 2, 235.3/2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 13, 2 6 12, 117.65। तो देखो कितना बेसिक सवाल है ये भी आप आसानी से कर सकते हो। आई होगी बात सभी को समझ में। ये मतलब कोई भी कर सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जो सबसे बीच में टर्म है वही तुम्हारा आंसर। इससे इसके अलावा इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है नहीं। अगला देखो, परसेंटेज में चले जाना, ठीक है। वहां जाके देख लेना, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करा रखा है और बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न का क्वेश्चन करा रखा है। वहां तुम्हें इससे तगड़े पैटर्न के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ठीक है, जाओ चेक करो। टोटल मान लेते हैं 100% क्या होगी, रजिस्टर्ड वोट होगी। टोटल वोटर्स कितने होंगे, 100%। इसने कहा 2 इलेक्शन के बीच में 20% ने वोट नहीं डाली,
20% ने वोट नहीं डाली तो वोट कितनों ने डाली होगी, 80% ने। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, पोल्ड वोट्स 80%। और 40 वोट हो गई डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी कि 80% में से 40 क्या हो गई, इनवैलिड घोषित हो गई। तो ये कैसी वोट होंगी, वैलिड वोट होंगी। 80% माइनस 40। अब ध्यान से देखो इसने क्या कहा, विनर वोट 42% ऑफ रजिस्टर्ड वोट। विनर को 42% मिला है किसका, रजिस्टर्ड वोट का। रजिस्टर्ड वोट कितनी मानी थी हमने, 100%। इसका 42% कितना होगा, 42। तो बिना कुछ सोचे समझे लिख देना है 42%। कभी इसका 42% निकालने बैठ जाओ, ऐसे सवाल मैंने तुम्हें कहा था, वहां भी करवा रखा है कि जो तुम्हें सवाल में दे के रखेगा वो किसका कितने परसेंट निकालना है, तो बस वही करना, इसके अलावा कुछ भी अपने दिमाग से नहीं सोचना। ठीक है, तो लिख दिया। अब बताओ, ये तो जीतने वाले को मिली, तो हारने वाले की तुम निकाल सकते हो, वैलिड वोट कितनी है, ये इसे इतनी मिल गई, तो घटाओ इसमें से। ये कितना बचेगा आपका, 38% माइनस के 40, ये किसे मिली होगी, लूजर को। आगे बात समझ में। और जो जीतने वाला है वो भाई 112 वोट से जीत गया। अब ये कितनी वोट से जीता वो कैसे निकाल लोगे, इसमें से इसे घटाओगे, तो यानी कि 4% प्लस 40 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 112। तो यानी कि 4% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, 2 11 में 4 गए 7, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 18। हमारे से क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर जो कितने हैं, 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800। तो जो आंसर है वो मेरा कितना हो जाएगा भाई, 1800। क्लियर है सभी को। तो जाके देख लेना भाई, सारी वीडियोस तुम्हारे काम आएंगी। मैं तो देखो मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फालतू का देखो मैं ज्ञान बिल्कुल भी नहीं देता, जो बिल्कुल एक्चुअल जो चीज़ें मैंने की है, और अगर इन चीज़ों को कोई भी करेगा ना तो सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी आपकी कहानी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + कोट ए + tan ए sin ए माइनस कोस ए sin ए कोस ए sin क्यूब ए माइनस कोस क्यूब। अब देखो यहाँ पे तुम 45 वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। 45 रखोगे तो सोल्व नहीं कर पाएंगे हम, क्यों, क्योंकि 45 45 ये जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। 90 में रख नहीं सकता क्योंकि tan और कोट आगे न जीरो रख सकते हम। तो तुम्हारे पास दो वैल्यू बचेंगी, 30 और 60 डिग्री। इन पे आप चेक कर सकते हो, इन पे एक बार चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। पर ये सवाल ऐसा है, ये बेसिक से भी जल्दी हो जाता है। जैसे तुम्हें जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो कोटे प्लस टेन ए का मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है ये, 1/sin ए कोस ए। तुम्हारी आइडेंटिटी भी ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं सोल्व करना शुरू करूंगा इसे, 1 प्लस, देखो कोटे प्लस टेन ए की जगह लिख दूंगा 1/sin कोस। साइन को ऐसे लिख रहा हूँ, कोस को सी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये साइन माइनस कोस लिख दिया, ये आपका साइन इंटू कोस अपोन साइन क्यूब ए कोस क्यूब ए। कल हमने अलजेब्रा पढ़ लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यही होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एस माइनस सी इंटू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस सी। बताओ ये हो जाएगा कि नहीं। इतनी कहानी सभी को क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये ऊपर हो जाएगा SC+1/SC इंटू एस माइनस सी, और ये इंटू SC अपॉन एस माइनस सी। और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और ये क्या हो जाएगा 1+S। इतनी बात क्लियर है सभी को। तो मेरे प्यारे भाई SC से SC खत्म, S माइनस सी से S माइनस सी खत्म, 1+SC से 1+SC खत्म। आंसर कितना आ गया मेरा 1। आ रही है बात समझ में। तो जो आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो बेसिक से भी इस सवाल को हम फटाफट उड़ा सकते हैं। चलो, HCF ऑफ दो नंबर इज 11। अब HCF LCM की दो वीडियो दी थी बस, अगर वो दो वीडियो देख ली होगी तो दोनों के दोनों सवाल यहाँ से तुम्हें फंस जाएंगे। दो नंबर का HCF कितना दे रखा है भाई, 11। LCM कितना दे रखा है, 693। ठीक है, एक नंबर आपका क्या है, 77। दूसरा नंबर बताना, तो ये तो बड़ा आसान होता है, HCF इंटू LCM, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, तो 11 इंटू 693, 77 इंटू सेकेंड नंबर, कुछ भी नहीं। 11 से कितनी बार, 7 बार, 7×9 = 63, 7×9 = 63। सेकेंड नंबर हमारा कितना आ गया, 99। क्लियर है बात सभी को। अगले सवाल पे आ जाओ। देखो डिविजिबिलिटी की वीडियो करवाई थी, खाली कितना खत्म सवाल आ रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन। एक संख्या 3 से कब डिविजिबल होगी, सिंपल सी बात है, जब तीनों संख्याओं का सम 3 से डिविजिबल होगा, वही संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो इसने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लिया तुम्हारे से, सिर्फ और सिर्फ। समझ रहे हो बात। तो जो डिविजिबिलिटी वाली क्लास है वो भी जरूर देखना एक बार जाके, तुम्हें पता होना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा डिविजिबिलिटी का। मान लो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ लेगा और वो दो ऑप्शन दे देगा, क्योंकि दो दो तरीके से होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, एक तो डिफरेंस से
और एक आपका 3 3 का पेयर बना के उसके डिफरेंस से होता है। तो इसलिए तुम्हारे लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ ध्यान से करो। तो पहला ये ऑप्शन था सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑड ये नहीं होता, लास्ट 2 डिजिट 3 से नहीं होता, 4 का होता है, लास्ट 0 इवन नंबर ये भी नहीं होता, ये 2 का होता है। तो इतना आसान सवाल। अब देखो ये देख लेना, प्रोबेबिलिटी का ये सवाल है, ये मैंने तुम्हें करवा रखा है, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, इन ग्रेड 11 ऑफ ए स्कूल, क्लास 11th की बात चल रही है, 40 ने फिजिक्स ऑप्ट करी। ठीक है, एग्जैक्ट सवाल ये आ गया। अब बच्चों की देखो मेहनत देखो, वो बिल्कुल सही सवाल भेज देते हैं, और यही सवाल पेपर में आ रहा था। फिजिक्स के कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 40। बायो के कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 17। और केमिस्ट्री के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 20। इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 11 वो 60, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 60। ये मैंने 2 तरीके से बता रखा है, जाके देख लेना, यहाँ पे बता रहा हूँ। और इन सब ने क्या है, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट लिया हुआ है, और एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं। अब तीनों वाले कहाँ आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं, तो 5 ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसी एक रैंडम स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसने एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट लिया होगा। तो एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट वाले पार्ट जो है वो ये है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखो फटाफट निकाल सकते हैं। मैं क्या कह रहा, एक मिनट यार, इसे दोबारा बनाता हूँ, ये बड़े बड़े सर्कल बना देते हैं थोड़े से, ताकि चीज़ें आसान रहे। अब सही है, ये 5 दे रखा, इसे मैं मान लूँगा एक्स वाई जेड, इसे आप मान लो ए बी सी। ठीक है, हाँ अब देखो, तो एक बात बताओ तुम, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 5, अगर मैं ये जो सारी वैल्यू हमने अलग अलग करके लिखी है इन सबको जोड़ता हूँ, तो ये 60 के बराबर होगी नहीं होगी? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने हैं? 60 है। तो यहाँ से आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस बी प्लस सी पता चल जाएगा कितना? 55। ये बात तो सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो फिजिक्स में टोटल स्टूडेंट है 40, और बायो में टोटल स्टूडेंट है कितने? 17, और केमिस्ट्री में टोटल स्टूडेंट है कितने? 20। ये बात क्लियर है सभी को? अब केमिस्ट्री क्या है? ये पूरी केमिस्ट्री है, ये पूरी फिजिक्स है, और ये पूरी आपकी क्या है? बायो है ना? तो अब मैं इन तीनों को अलग अलग करके ऐड करता हूँ। जैसे x प्लस ए प्लस बी प्लस 5 ये फिजिक्स होगा, y प्लस ए प्लस 5 प्लस सी ये क्या होगा? बायो होगा, b प्लस जेड प्लस सी प्लस 5 क्या होगा? केमिस्ट्री होगा। और पूरी लंबी लाइन ना लिखने की बजाय तुम्हें एक बात यहाँ से समझ में आएगी कि ये डायरेक्ट हो जाएगा सर, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, अब ए बी देखो, ये ए और बी आ रहा था और 5 आ रहा था, जब तुम y वाला पार्ट लोगे, बायो वाला पार्ट, तो फिर ए और सी आएगा, यानी कि दो दो बार सर रिपीट हो जाएंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और 5 कितनी बार आया? 3 बार, यानी कि प्लस 15 इज इक्वल टू सर ये हो जाएगा टोटल 40 प्लस 17 प्लस 20, यानी कि 60, और ये आपका 70। आई बात समझ में? ठीक है भाई, x प्लस ए प्लस 5 प्लस बी, ये किसकी वैल्यू है? 40 की तो वैल्यू है ये, प्लस फिर a प्लस 5 प्लस सी प्लस वाई प्लस बी प्लस 5 प्लस सी प्लस जेड इज इक्वल टू कितना? सबको तुम क्या कर लोगे? ऐड करके इक्वल रख लोगे। तो यहाँ से तुम्हारा सोल्व करने के बाद आ गया x प्लस वाई प्लस जेड 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये 15 इधर जाएगा माइनस होके, तो ये आपका बच जाएगा कितना? 62। आई बात समझ में? अब देखो मैं इसमें से इसे घटा रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी? 7। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता चलेगी कितनी? 7। बस सवाल खत्म हो गया तुम्हारा, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 60, और a b c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू कितनी है मिला के? 7, और ये बीच वाला पार्ट कितना है? 5, 12। तो ये जो पूरा पार्ट था, जो ये वाला पार्ट था सारा का सारा, ठीक है, ये इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 12। और ये वो पार्ट है जिसमें या तो कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है या फिर कोई तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो अगर मैं 60 में से 12 घटा देता हूँ, तो 48 छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। हमें उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, जो एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 48/60। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ गया था? 0.8। बस यही आपका सोल्यूशन था। आगे देखो, गीता ने एक अपार्टमेंट परचेज किया और ईएमआई पे करती है, उसकी जो मंथली इनकम है वो कितनी? 80,000। परसेंटेज में चले जाना, इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल में जो को तू सवाल मिल जाएगा। 15% खर्च करती है एजुकेशन पर, 40 डायरेक्ट दे रखा,
40% खर्च करती है हाउस होल्ड अफेयर्स पर, 10% भेज देती है जीपीएफ में, और 15% कर लेती है सेविंग अकाउंट में, और जो बचा हुआ है वो कर देती है ईएमआई पर खर्च। डायरेक्ट करवा रखा है ये वाला सवाल। इसके बाद रिमेनिंग वाला भी करवा रखा है, इससे आगे का भी तुम्हें। इन्हें सबको जोड़ लो, 40 50 50 और 30 80, यानी कि 80% क्या कर रही है खर्च। ठीक है, और जो बचा हुआ है उससे ईएमआई पे कर दी। टोटल इनकम तो 100% मानोगे, है ना। तो बचा हुआ क्या, 20%। 20% में क्या पे कर रही है, ईएमआई, है ना। अब देखो 100% की वैल्यू कितनी, 80,000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। और हमें किसकी बतानी है, 20% की। तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,000। तो ये आपका क्या होगा आंसर। इजी क्वेश्चन, फटाफट कर सकते हो। फिर आगे देखो मीडियन वाला सवाल। टोटल टर्म्स देख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मजा आ गया। नो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, यानी कि 4 टर्म इधर चाहिए, 4 टर्म इधर चाहिए। जो बीच में टर्म होगी वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन क्या करना पड़ेगा, अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 10। 10 के बाद नजर आता है कितना, 15। 15 के बाद नजर आ रहा है 18। 18 के बाद नजर आता है 20। 20 के बाद 21। आगे वाले नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं, आंसर मेरा क्या हो गया। आगे होगी बात समझ में। चलो भाई, टाइम एंड वर्क की 2 वीडियो डाली है, जाकर देख लेना। एग्जैक्ट सवाल तुम्हें बिल्कुल करवा रखा है। वैल्यू चेंज होगी मेरे ख्याल से, जू का तू सवाल तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यकीन हमारे पे भी कर लिया करो। ठीक है, ए करता है किसी काम को 30 दिन में, बी करता है 50 में, सी करता है 40 में। तो आपका 4 × 3 = 12, 120 तो नहीं होगा, 300। एलसीएम नहीं, 300 भी नहीं होगा। ये आपका 10 × 12 120, और 120 और 600 कितना होगा, 600। 30 से कितनी बार, 20 बार, ये 12 बार, और ये 15 बार। ठीक है, ये सब क्या आ गया, आपकी इफिशियंसी आ गई। अब मेरे प्यारे भाई देखो, ए को असिस्ट करता है कौन, बी एक दिन, एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे अल्टरनेटिवली। यानी कि ए की मदद करता है कौन, एक दिन तो बी, यानी कि ए डेली काम कर रहा है और अगले दिन कौन करता है, सी। तो ऐसे ही ए की मदद फिर अगले दिन कौन करेगा, बी। ए की मदद कौन करेगा, सी। ऐसे ही चलता रहेगा काम। तो बताओ, जब ए और बी पहले दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 20 और 12 32। जब ए और सी दूसरे दिन काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा, 35। अब देखो, जो ये 2 दिन में टोटल काम होगा, टोटल 2 दिन में कितना काम होगा, 67 67। तो अगले हर 2 दिन में यही काम चलता रहेगा। टोटल काम करवाना कितना है हमें, 600। तो बस मल्टीपल पे जाओगे तुम, बताओ क्या करोगे। 67 शायद 8 बार चल जाए, 8 × 7 = 56, 8 × 48 और 5 × 53। बिल्कुल, कितनी बार चल जाएगा, हाँ। 20 और 12 32, 20 और 15 35। तो कितना हो गया आपका, 67। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 67। कितने मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 8 की। 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 8 की मल्टीप्लाई तुम यहाँ करो। ठीक है, तो 16 दिन में कितना काम हो गया मेरे प्यारे भाई, 536। बताओ, ये बात सभी को समझ में आएगी। अब साइकिल दोबारा से शुरू होगी, अगला दिन कौन होगा, 17वां दिन होगा। 17वें दिन में ए और बी ने काम करा होगा कितना, 32। तो ये आपका कितना आ गया, 568। आगे कि नहीं, आगे हमें काम करवाना है कितना, 600। अब उससे अगले दिन कौन काम करेगा, ए और सी। ये कितना काम करेंगे, 35। लेकिन काम तो हमें 35 नहीं करवाना, काम कितना करवाना है, बचा कितना काम है, 32 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 32। ठीक है, तो 17 दिन। और देखो टोटल काम ये कितना करते हैं पूरे दिन में, 35, लेकिन हमें कितना करवाना है, 32। तो 17 सही 32/35 दिन लगेंगे 600 काम करने में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। फटाफट भाई तुम इस सवाल को 40 से 45 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हो। जाके एक बार चेक कर लेना वीडियो, तुम्हें प्रूफ भी मिल जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। पहले 5 प्राकृतिक इवन प्राकृतिक संख्याओं का क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो पहले 5 इवन नंबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इनका तुम्हें क्या बताना है, एवरेज। तो आराम से सोल्व भी कर सकते हो। 4 4 चौक 16, 6 चंग 36, 8 8 64, और 10 दाई 100। तो ये कितना हो गया, 200, 216, 220। 220/5 क्या होगा आंसर, जो कितना हो जाएगा आपका, 44। यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल देखो। पिताजी की और पुत्र की आयु में अंतर कितना है, 15 साल का। 5 साल पहले जो पिताजी है वो 2 गुने थे किसके। अब 5 साल पहले की बात चल रही है, पिताजी जो थे वो 2 गुने थे किसके, अपने बेटे के। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई देखो, ये बड़ी प्यारी बात दे दी इसने हमें
पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना है, 15 साल। तो चाहे आज से 10 साल पहले की बात करें, आज से 10 साल बाद की बात करें, पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना रहेगा, पिता और पुत्र की आयु में अंतर कितना रहेगा, 15 साल का। ठीक है, ये बात हमेशा क्या रखना, ध्यान रखना। अब देखो ये इसने 5 साल पहले की दे रखी थी, यहाँ अंतर कितना है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 साल, क्योंकि 5 साल पहले भी तो 15 साल का अंतर होगा। तो तुम एग्जैक्ट एज निकाल सकते हो इनकी 5 साल पहले, 15 दूनी 30, 15 एकम 15। यानी कि जो पिताजी हैं वो 30 साल के होंगे और जो बेटा है वो कितने का होगा, 15 साल। इसने क्या पूछी, प्रेजेंट एज। ये 5 साल पहले की आयु पता करी हमने। तो बताओ आज पिताजी कितने के होंगे, 35 के, और लड़का कितने का होगा, 20 का। जोड़ दो इसमें, तो आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखो, जो लेंथ है रेक्टेंगुलर फील्ड की वो 3 गुना है किसकी, चौड़ाई की। यानी कि लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ये दे रखा है हमें। एरिया दे रखा है कितना, 2700 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है भाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है हमारी, 3b इंटू बी इज इक्वल टू 2700। तो 3b² बराबर कितना आ गया, 2700। बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 900, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30। ठीक है, चौड़ाई कितनी आ गई फील्ड की, 30, लंबाई कितनी आ गई, 90। हमें क्या बताना था, चौड़ाई बतानी थी। ओह खत्म हो गया। बताओ इससे आसान सवाल पेपर में तुम्हें मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगला देखो, मार्क प्राइस ऑफ ए टेलीविजन सेट वॉज 18,000। मार्क प्राइस कितनी है, 18,000। शॉपकीपर ने डिस्काउंट अलाउड किया कितने का, 40% का। और प्रॉफिट कमा लिया कितने का, 10% का। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है। मैंने तुम्हें बताया था कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बताने वाला एक ही फॉर्मूला है। बताया था नहीं बताया था, क्या था, सी पी इंटू 100 + पी इज इक्वल टू एम पी इंटू 100 - डी। बताया था, बड़ा सिंपल सा है। सी पी हमें निकालना है, प्रॉफिट कितना है, 10% का, तो 110। एम पी कितनी दे रखी है, 18,000। और 100 - डी, डिस्काउंट कितना था, 40 का, तो 60। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो कॉस्ट प्राइस भाई तुम निकाल सकते हो आसानी से। ये कितना हो जाएगा, 18 × 6 = 108, 000 डिवाइड बाई 11। 11 से कितनी बार गया, 9 बार। देखो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे पहले ही, अगर ऑप्शन से जाना है तो। एक बार और चला लो टेबल। 90, 11 × 8 = 88। तो बस 98 कन्फर्म होते ही ऑप्शन नंबर 2 टिक करके आगे बढ़ जाओ, पूरा सोल्व करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, कोई पैसा आपका डबल हो जाता है कितने में, 4 साल में। यानी कि मान लो 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो आपके कितना हो गया होगा, 2 रुपये हो गए होंगे, कितने साल में, 4 साल में। अब ब्याज बताओ तुम्हें कितना मिला इस पे, 1 रुपये का ब्याज मिला हमें कितने साल में, 4 साल के अंदर। अब इसने पूछा था बताओ कि 7 गुना कितने टाइम के बाद होगा, 7 गुना कितने टाइम के बाद होगा, यानी कि 1 रुपये से 7 रुपये बनने में कितना टाइम आपका लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई बताओ ब्याज कितने रुपए मिलेगा तुम्हें, 6 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम होता है। जब तुम्हें 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 4 साल में, तो बताओ 6 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा, 24 साल में। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल दिमाग लगाओ, सवाल खत्म। ठीक है, मेरे वाली। ठीक है, चलो। द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 1/11। एच सी एफ जो आपका क्या है, 1/11 है किसका, एलसीएम। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, एच सी एफ और एलसीएम का रेशियो समझ में आ रहा है, 1 और 11 का है। एक नंबर आपका कितना दे रखा है, 96। और डिफरेंस दे रखा है आपका एच सी एफ एलसीएम का कितना, 456। कितना दे रखा है, 456। ये 1/20 है भाई, 1/20, 1/20। ठीक है, 1/20। इसका डिफरेंस बताओ कितना है, 19। और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है हमें, 456। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 दूनी 38, 1956। तो एच सी एफ भी पता चल गया, एच सी एफ तो आ गया कितना, 24। और एलसीएम कितना आ गया, 480। पहला नंबर ये है, दूसरा बताना। तो तुमने क्लास अगर देखी होगी तो समझ में आ जाएंगी तुम्हें चीज़ें। एलसीएम इंटू एच सी एफ, और ये आपका कितना है, 24, ये आपका कितना है, 480। पहला नंबर कितना है, 96, और दूसरा नंबर आपको निकालना था। 24 से कितनी बार गया, 4 बार, 4 से कितनी बार गया, 120 बार। यानी कि जो आंसर है वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बात सभी को। ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में जाके देख लेना, करवा रखा है। आंसर इसका एक आता है, ये डायरेक्ट भी तुम्हें बता रखा था। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना दे रखा, 1। साइन एक्स, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स उधर ले जा रहा। तो जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, कोस स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है। ठीक है, ये मेरे प्यारे भाई देखो, कोस की पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। देखो जब स्क्वायर करोगे कोस की पावर 8x आएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर करोगे कोस की पावर 4x आएगा, प्लस 2ab। 2ab से क्या आएगा, 2 कोस की पावर 6।
इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा है एक बार, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कोस की पावर 4x। तो जो कोस की पावर 4x है उसकी जगह यहाँ पे क्या रख दो, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो आपका जो डायरेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ रही होंगी देखो बातें समझ में। तो इनमें कुछ नहीं है सवालों में, बहुत ईजी है क्वेश्चन। ये देखो क्या खत्म सवाल आ रखा पेपर में, 11 का स्क्वायर यानी कि 121 और 12 का स्क्वायर यानी कि 144, इसके बीच में बताओ कितने होल नंबर है। इसके बीच में कितने होल नंबर है, अभी बताओ, जीरो से लेके सारे होल नंबर ही हैं, यानी कि जो इनके बीच में नंबर होंगे वही तुम्हारा आंसर होगा। बच्चे इस सवाल को गलत कर लेंगे पेपर में। ठीक है, क्या करोगे तुम, इसमें से डिफरेंस कर लोगे, 23 आ जाएगा, 23 लगा के आए हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन जो 23 है वो आंसर गलत है। भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा, ज़्यादा गैप नहीं है, तुम एक एक नंबर लिख लो, हाथ पे जोड़ लो, 22, 23, 24 ऐसे करके, है ना। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल कितने आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं। इस 23 में से तुम्हें एक घटाना होगा, 22 तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तुम क्या कर सकते हो, जोड़ के देख लो, नंबर लिख लो, 122, 23, 24, फटाफट उंगलियों पे गिन सकते हो यार, और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक किसी को भी, ईजी है। चलो ये देखो बच्चों वाला सवाल, छोटी कक्षा में जो हम पढ़ते हैं तीसरी चौथी में, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बचपन का सवाल है, ये ऐसे छोटी क्लास की, मतलब बुक उठा के देखना तुम, 6, 7, 5 की, उसमें ये सवाल आया करते थे। देखो ये सब इनका ये क्या है, अलग है। अगर तुम इनका इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आराम से तुम कर पाओगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 150। ठीक है, 30 से देखो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 17 पंजे कितना आ जाएगा, 85। 15 से कितनी बार, 10 बार, 70 आ गया। 50 से 3 बार, 27 दिया 81। 20 से कितनी बार, 20 से जाएगा ये 7.5 बार, तो 11 सतह 77, 77 और 5.5 यानी कि ये कितना आ गया, 82.5। तो बस सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो 17/30 सबसे पहले आएगा। तो ये दो ऑप्शन खत्म। उसके बाद उससे छोटा कौन है, 82.5, यानी कि उसके बाद कौन आएगा, 11/20, ये मुझे मिल गया, आंसर आ गया। बस इतना ही करना था। चलो, सम ऑफ एजेस ऑफ अरुण एंड भारती 24 ईयर, अरुण और भारती की आयु का सम 24 साल है, और अरुण जो है वो बड़ा है किससे, भारती से। अगर अरुण और भारती की आयु डबल कर दी जाती है तो उनकी एज का डिफरेंस 8 साल हो जाता है। अब ये बड़ी प्यारी बात है, अगर मान लो मैं कह रहा अरुण आज 10 साल का था, भारती कितने की थी, 5 साल की, अगर मैं इनकी एज डबल कर रहा तो अरुण 20 का हो गया होगा, भारती 10 की होगी होगी। तो बताओ यहाँ पहले डिफरेंस कितना था, 5 साल का, अब डिफरेंस कितना है, 10 साल का, यानी कि एज डबल करने पे डिफरेंस भी क्या हुआ, डबल हुआ। तो जब एज डबल करी थी तो डिफरेंस कितना था, 8 साल। तो एक्चुअल में एज में डिफरेंस कितने का होगा, 4 साल। ये बात तुम्हें दिमाग में ही सोच लेनी थी, एज का डिफरेंस कितना होगा, 4 साल, यानी कि ए माइनस बी कितना होगा, 4 साल। अरुण की एज बतानी थी, दो इक्वेशन है, तो अरुण की एज कितनी होगी, दोनों को जोड़ के कर दो आधा, यानी कि 28/2, 14 साल मेरा क्या हो गया आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर। आई भाई बात समझ में। चलो बहुत ही बढ़िया। अब देखो एक सर्कल है आपका, एडी एक टेंजेंट है, एडी आपकी क्या है, एक टेंजेंट है। ए बी सी एक सीकेंट है, सीकेंट आपकी छेदक रेखा होती है, ये ऐसे होगी। ए बी की जो लंबाई है वो 8 है, बी सी की जो लंबाई है वो 10 है, तो आपको ए डी की लंबाई बतानी है। तो मेरे प्यारे भाई ये एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू पूरा ए सी, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर सवाल। ए बी कितना था, 8, और ए सी कितनी है भाई, 18, 18 इंटू 8 मेरे ख्याल से 144 होता है। तो जो ए डी है आपकी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी, 12। 20 सेकेंड का सवाल। अगला देखो, ये एक अच्छा सवाल आया पेपर में, बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता पेपर में कोई भी ढंग का सवाल है। ठीक है, ये देखो, इसे थोड़ा समझाना चाहूँगा। ये कोई एक क्यूब था, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, साइड, और ये बनाया गया छोटे छोटे 125 क्यूब से, 1-1 सेंटीमीटर वाले, तो यानी कि ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 1, 2, 3, 4, ऐसे बन, कुल मिला के ये कहानी आपकी बनी हो। ठीक है, बताओ आ रही है क्या बात समझ में। ऐसे कुल मिला के 125 क्यूब से ये बड़े वाला क्यूब आपका बना। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, ऐसे ही सारा पीछे इधर भी चलना होगा। अब इसने क्या कहा, 1 क्यूब इज रिमूव फ्रॉम द मिडल ऑफ ईच ऑफ द फेसिस ऑफ द क्यूब। जितने भी फेस हैं, टोटल फेस कितने हैं, 6 हैं, टोटल फेस कितने हैं, 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
इन 6 फेसेस में से हर एक फेस में से बिल्कुल बीच वाला क्यूब निकाल दिया गया। सबसे बीच में तो मेरे प्यारे भाई ये वाला क्यूब होगा, मतलब होगा कि नहीं होगा। तो इस क्यूब को इन्होंने क्या करा, बाहर निकाल लिया। अब देखो, जब भी कोई भी हम कट लगाते हैं फिगर में, मैंने तुम्हें पढ़ाया था मेंसुरेशन में, जब भी कट लगाते हैं या कोई भी फिगर में से कुछ पार्ट बाहर निकालते हैं तो सरफेस एरिया हमेशा इंक्रीज होता है। सबसे पहले तो तुम टोटल सरफेस एरिया बताओ इसका होगा कितना। 6a² सर फॉर्मूला होता है, साइड कितनी है 5, 5 पंजे 25, यानी कि अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, क्यूब का सरफेस एरिया होगा। पर लेकिन एक्चुअल में हमने क्या है, क्यूब निकाल ले 6 फेसेज में से, तो उसकी वजह से सरफेस एरिया में क्या आया होगा, इंक्रीज आया होगा। अब मान लो इस सामने वाले फेस की बात करो, अगर मैं बिल्कुल बीच में से ये क्यूब निकालता हूँ, तो ये क्यूब मैंने निकाल लिया। तो जब तुमने ये क्यूब निकाला तो मेरे प्यारे भाई अंदर होल हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और ये तुम्हें 5 नई सरफेस मिल जाएंगी। देखो, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस टच कर पाओगे 2, एक नीचे वाली सरफेस, एक ऊपर वाली 4, और एक बिल्कुल सामने वाली 5 सरफेस तुम्हें नहीं दिखेगी। बताओ दिखेगी या नहीं दिखेगी। और तुम्हें पता है इन सब का साइज कितना है, 1-1 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं इस फेस की बात करूं सामने से, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो मुझे एरिया मिल गया किसका, जो नई सरफेस ऐड हुई। भाई अगर मान लो कोई ये दीवार है, दीवार में से तुम क्यूब बाहर निकालते हो तो अंदर एक क्यूब इसके स्पेस बन जाएगी, तो वो नई सरफेस आ गई ना बहुत सारी। कितनी सरफेस आई, एक ऊपर वाली, एक बेस वाली, 2 साइड वाली, और एक बिल्कुल तुम्हें सामने जो दिखती होगी। 5 सरफेस आ गई। अब 5 सरफेस का तो एरिया ऐड होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई हमने टोटल सरफेस एरिया 150 मान रखा। वो सामने वाली सरफेस हटी भी तो एक, जोन सी हमने बाहर निकाला, तो जो बिल्कुल बाहर वाली, जो बिल्कुल आउटर सरफेस थी, वो एक कम होगी, उसका एरिया कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 5 का तो ऐड हुआ और एक का क्या हुआ, माइनस हुआ। तो टोटल सरफेस एरिया हर फेस में से कितना इंक्रीज हुआ, एक फेस में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ऐसे टोटल फेस कितने हैं क्यूब के, 6, तो हर 6 फेस में 4 सेंटीमीटर का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया बढ़ गया। 150 आपका पहले से था ही, यानी कि जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 174 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे होगी बात समझ में। थोड़ा इसे विजुअलाइज करो, समझो चीज़ों को, आराम से तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला सवाल देखो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर सिमिलर है। एक्स वाई जेड और पी क्यू आर सिमिलर है। ज्योमेट्री कराऊंगा भाई जल्दी, ऐसी ज्योमेट्री करा दूंगा, ऐसी ज्योमेट्री करा दूंगा, ठीक है। तुम मतलब कभी नहीं भूल पाओगे, और पेपर में तुम्हें वही मिलेगी। 6 और 1 इनकी साइड का रेशो दे रखा है। एरिया जो दे रखा है पी क्यू आर का 6। अब देखो, जो साइड का रेशो का स्क्वायर होगा वही एरिया का रेशो आपका होता है। अगर मैं बात करता हूँ पी क्यू आर का और एक्स वाई जेड का, तो वो एरिया क्या होगा, साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो पी क्यू अपॉन आपका एक्स वाई का स्क्वायर होगा ना, वही आपका रेशो किसके इक्वल होगा, एरिया के रेशो के इक्वल होता है। तो 6/XYZ इज इक्वल टू पी क्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1/6, 6 का स्क्वायर। तो जो एक्स वाई जेड है ना, उसका एरिया कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में पूछता है वो बार बार। ये देखो, सम ऑफ रेडियाई ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन, सम ऑफ रेडियस, रेडियस का सम और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्कल आर इक्वल। जो सेंटर के बीच में डिस्टेंस है और जो रेडियस का सम है, वो दोनों कब इक्वल होते हैं, वो दोनों भाई एक ही कंडीशन में इक्वल होते हैं, जब जो सर्कल है ना वो एक्सटर्नली टच करते हैं। देखो, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये इसकी रेडियस होगी R1, ये इसकी रेडियस होगी R2, और मेरे प्यारे भाई ये होगा दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आता है, R1 + R2 का। जब मैं ज्योमेट्री कराऊंगा इन सारी चीज़ों का मैं प्रूफ कराता हूँ। तो ये देखो, बिल्कुल मतलब थ्योरेटिकल सवाल है, 2-3 सवाल तो पेपर में ऐसे आ रहे हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, ये वाला, ये बिल्कुल खत्म है। तो द सर्कल टचेज एक्सटर्नली, जब दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं। अगर इंटरनली टच करेंगे फिर तो ये मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा रेडियस के सम से, है ना। और अगर दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है फिर तो कहाँ से ही नहीं हो पाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, है ना। और अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो भी फिर नहीं हो पाएगा। तो ये जब ही होता है जब सर्कल बिल्कुल एक्सटर्नली टच करते हैं, तो रेडियस का सम और डिस्टेंस दोनों के बीच में, सेंटर के बीच में क्या होता है, इक्वल होता है। तो भाई ये सवाल थे, और मैंने फटाफट कोशिश करी है तुम्हें कराने की। मुश्किल से देखो 44 मिनट में मैंने तुम्हें के अंदर करा दिए। इससे फास्ट सॉल्यूशन तुम्हें कोई दे भी नहीं सकता। 30 के 30 सवाल हमने डिस्कस कर लिए, बिल्कुल बेसिक पेपर आ रहा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ जाके वीडियो देखो, जो मैं करा रहा हूँ ना तुम्हें, वो पेड बैच के जैसा ही कंटेंट है बिल्कुल। अगर उसे भी कर लोगे ना तो तुम्हारा बहुत सारा काम बन जाएगा, इसलिए 2-2 3-3 बार कर लो उन वीडियोज़ को जाकर। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।